विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी नॉर्थ सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो क्लासेस के ऊपर वेल फोकस रहिएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि क्लासेस आर टू बी ऑन रेगुलर पैटर्न। किन्हीं कारणों के कारण से बोले तो सभी को छुट्टी चाहिए होती है, तो चैलेंज जी अलग से सुबह 6 बजे आकर के पढ़ाना शुरू करेंगे। और परेशानी हो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि ये जो सीरीज है नॉर्थ साइड सीरीज, ये आप लोग के सामने इस समय नॉर्थ साइड 10 को लेकर के नॉर्थ साइड 1 से लेकर के नॉर्थ साइड 9 तक के सभी जो क्वेश्चंस आए हैं उनको जो अभी अपन बोले तो नॉलेज बेस्ड या मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस अपन को जितने भी याद हुए हैं, उनके आधार पर अपने एक सीरीज को इन्वॉल्व किया। नॉर्थ सेट 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी प्रीलिम्स, हालांकि नॉर्थ सेट 1 में प्रीलिम्स और मेंस नहीं था, प्रीलिम्स और मेंस या फिर नॉर्मल जो आपका नॉर्थ सेट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का रेशनलाइज्ड अपन यहां पर आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये क्लासेस आप लोगों के लिए, इस क्लासेस की इंपॉर्टेंस मैं फिर बता देना चाहता हूं। आपके नॉर्थ सेट 10 के अंदर अप्रोक्स 50 to 60% पेपर आप लोगों को कवर यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी बात, सुबह हो या शाम, सोमवार हो या इतवार, जनवरी हो या दिसंबर, आप लोगों का एक काम जरूर होना चाहिए। सुबह 6 बजे की क्लास में सुबह 5 बजे नहा धो करके तैयार होकर के योगा करके क्लासेस के अंदर ज्वाइन जरूर करना है। याद रखें, ये नहीं है कि तुरंत उठे और क्लास लेना शुरू कर दिया। कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं जिनको आपको फॉलो जरूर करना है इफ यू वांट टू बी क्रैक द नॉर्थ सेट 10। उम्मीद करूंगा त्योहार के दिन भी आप लोग पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, पूरे विश्वास के संग में क्लासेस को कवर करेंगे। अगर हम बात करें आप लोग के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के सामने, विच इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन मास्क इन द पीडियाट्रिक्स। करेक्ट आंसर देंगे बच्चों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? सभी को करेक्ट आंसर देना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये आप लोग के लिए चाय भी आ चुकी है, थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ भाई, फटाफट से आंसर दे दो भाई। देखो भाई, आप लोगों से पूछ रहा विच इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सिंपल ऑक्सीजन मास्क। सिंपल ऑक्सीजन मास्क के अंदर करेक्ट प्लेसमेंट क्या रहेगा? वह रहेगा जिसके अंतर्गत आप नाक और मुंह को बोथ को एंटायरली कवर कर लो, वो रहेगा बच्चों। समझ रहे हैं? यहां पर आप लोगों के सामने लूजनिंग ऑफ मास्क हो रहा है, जिसके कारण से जो आप डिजायरेबल अमाउंट की एयर दोगे वो लीक हो जाएगी। यहां पर भी आप लोगों के सामने यही कंडीशन है। यहां पर सिर्फ आप माउथ को कवर कर रहे हैं, नोज को कवर नहीं कर रहे। सिंपल फेस मास्क आप लोग के सामने, ये जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों ने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, बहुत कॉमनली आप लोगों से पूछा जाता है। मैं आप लोगों से पूछूं, अगर सिंपल फेस मास्क को लेकर के, सिंपल फेस मास्क को लेकर के अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुख्य बिंदु स्पेशल कंसाइडरेशन क्या होते हैं? स्पेशल कंसाइडरेशन क्या होते हैं? स्पेशल कंसाइडरेशन रिलेटेड विद द, स्पेशल कंसाइडरेशन रिलेटेड विद द, या फिर स्पेशल कंसाइडरेशन ऑफ और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फटाफट से कमेंट सेक्शन बताएं भाई, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताइए जब किसी पेशेंट को सिंपल फेस मास्क लगाओ।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी 14, यहाँ पर अगर आप लोगों ने सभी ने अपने अपने बेस्ट आंसर दे दिए हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल फेस मास्क में व्यक्ति को लेकर के, देखो आप कंडीशन को देखिएगा। ये मान लीजिए कोई भी भाई साहब है, समझ रहे हैं, ये वैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन लग रहा है ना, शॉन ऐसा ही लगता है बच्चों आपके सामने, शॉन। ठीक है, तो ये भाई साहब है, आपने सिंपल फेस मास्क लगाया है, लो भाई सिंपल फेस मास्क लगा देते हैं। अब सिंपल फेस मास्क माउथ और नोज दोनों को कवर करेगा, तो सबसे पहली बात इसमें पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के नाक और मुंह दोनों को आप लोग कवर करके रखोगे तो पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मतलब जो सीक्रेशंस होंगे वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, और वो सीक्रेशंस कहां जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं। पेशेंट आर रिस्क फॉर द एस्पिरेशन, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो पेशेंट में क्या रहता है, याद रखना, स्किन की इंटीग्रिटी लूज हो सकती है अराउंड द मास्क, स्किन इंटीग्रिटी लूज हो सकती है, लूज हो सकती है अराउंड द मास्क। बच्चों मास्क के चारों तरफ जो आप स्किन भेज रहे हो, जो आप लोग भेज रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, एयर भेज रहे हो, तो ये एयर यहां से स्किन को तोड़ सकती है, तो आप लोग को मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, याद रखें बच्चों, मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे मिनिमम फ्लो रेट कितना होना चाहिए, तो 5 लीटर पर मिनट तो होना ही चाहिए, 5 लीटर पर मिनट होना ही चाहिए, याद रखें बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपके नॉर्थ साइड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जब आप लोग किसी व्यक्ति को सिंपल फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन दे रहे हो, मिनिमम फ्लो रेट कितनी रहेगी, 5 लीटर पर मिनट, मैक्सिमम रहेगी 8 लीटर पर मिनट। इसी को मैं FiO2 में बोलूं तो 40 से 60% होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं मिनिमम 5 लीटर पर मिनट क्यों होनी चाहिए, यहां पर जो ऑक्सीजन जा रही है 5 से कम नहीं जानी चाहिए, 5 लीटर पर मिनट जानी चाहिए, ताकि जो एक्सपायरेटरी एयर है, जो एक्सपायरेटरी पेशेंट जो सांस बाहर निकालेगा, उसको एक्सेलेशन पोर्ट्स के द्वारा बाहर निकलने के लिए एक फोर्स चाहिए, वो कम से कम फोर्स कितना होना चाहिए, 5 लीटर पर मिनट। तो याद रखें मिनिमम फ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट टू एक्सप्लोर आउट द एक्सपायरेटरी एयर आउट ऑफ द एक्सेलेशन पोर्ट। एक्सेलेशन पोर्ट के द्वारा एक्सपायरेटरी एयर को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितना फ्लो रेट चाहिए, 5 लीटर पर मिनट चाहिए ही चाहिए, याद रखना है। और अगर बात करें तो पेशेंट में मुंह और नाक को दोनों कवर करोगे तो रिस्क ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिक रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और एक और याद रखें कि जब पेशेंट सिंपल फेस मास्क पे होगा और अगर इसको खाना खिलाएंगे आप लोग, तो इसको किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, नेजल कैन्यूला पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कई बार आपसे एग्जाम में नॉर्थ सेट लेवल पे पूछा गया है, MCQ में लिख करके। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द डिवाइस। आप लोगों से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मेथड, आप लोगों से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मेथड आप लोगों को बताना है कि स्टरलाइजेशन डिवाइस के लिए यूजफुल रहेगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अपना बेस्ट आंसर दिया है। गामा रेडिएशन गोज टू द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, गामा रेडिएशन या फिर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन। मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्रियल मेथड होता है स्ट्रेच प्री पैक सिंगल यूज डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस लाइक प्लास्टिक सिरिंज, IV ट्यूबिंग और ग्लोव्स को गामा रेडिएशन ही, गामा ही क्यों यूज करते हैं, अगर ये पूछ लेते को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं
तो आप लोग के पास में बेरियम यूज किया जाता है। तो बेरियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो 100% एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन करता है और बेटर विजुअलाइजेशन देता है। कई बार पूछा गया है। गामा यूज क्यों करते हैं? याद करना, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब ये स्टरलाइज कर सकता है डिवाइस को, चाहे तो वो सील पैक के अंदर क्यों ना हो। अगर कोई डिवाइस सील पैक के अंदर है तब भी वो उसको क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा, स्टरलाइज कर देगा। और इसका आप लोगों को रेशनल याद रखना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है। लो भाई, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन द 4th डे फीवर। 4th डे फीवर पूछ रहा है भाई, करेक्ट आंसर देंगे भाई 4th डे फीवर को लेकर के। 4th डे फीवर क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग को आना चाहिए कि 4th डे फीवर आप लोग का रहेगा मीजल्स, समझ रहे हैं? और इसके अंदर आता है 3C साइन, कफ, कोराइजा एंड द कंजक्टिवाइटिस। 3C साइन, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिव। कोराइजा मतलब रनिंग नोज, कंजक्टिवाइटिस, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप लोग के सामने याद रखना। और ये भी पूछा जाए कि रैशेस कब अपीयर होंगे, तो रैशेस टिपिकली अपीयर 3 to 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, समझ रहे हैं? 4th डे के अंदर आपके सामने अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो आपके सामने कंडीशन है 4th डे फीवर, वो मीजल्स के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी बच्चों। यह आप लोग के सामने एक सिरिंज दिखाई गई है। इस सिरिंज को देख करके आप बता सकते हैं कौन सी सिरिंज है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन सा सिरिंज है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, दैट इज वी आर कॉल्ड सक्शन सिरिंज। सक्शन की सिरिंज है, एसेप्टो सिरिंज है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, या ब्रेस्ट फीडिंग पंप है बच्चों। तो यह आप लोग के सामने आप लोग को याद रखना है। यह आप लोग के सामने एसेप्टो सिरिंज है, एसेप्टो सिरिंज है बच्चों, याद रखें। एसेप्टो सिरिंज है। जब आप लोग ब्लड इरिगेशन करते हो, कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों, मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं आप लोग के सामने। ब्लड इरिगेशन करते हो तो ब्लड इरिगेशन किस किस माध्यम से करते हैं? एक तो होता है आप लोग के पास में ओपन और एक क्लोज। एक ओपन मेथड होता है, एक क्लोज मेथड होता है। क्लोज मेथड के अंदर आप लोग आईवी फ्लूइड देते हो या फिर ओरली पानी देते हो, जिसके कारण से वो ब्लड का जो फ्लूइड दिया वो कहाँ गया? ब्लड में गया, और ब्लड के थ्रू कहाँ गया? किडनी में गया, और किडनी से होता हुआ ये ब्लड को इरिगेट करता हुआ बाहर निकलता है। ओपन के अंदर बच्चों क्या होता है आप लोग के सामने? आप ओपनली बच्चों क्या करते हैं? फ्लूइड एडमिट करते हैं। ओपनली भी आप लोग के सामने दो प्रकार से ओपन करते हैं, एडमिट करते हैं। एक तो आप लोग एक्सटर्नल और एक इंटरनल ओपनली एडमिट करते हैं। इंटरनल में आप लोग क्या करते हैं? ये लो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप लोगों ने क्या किया, ये कैथेटर लगा रखा है, ये लो भाई कैथेटर लगा दिया, समझ रहे हैं बच्चों? और ये है आप लोगों के सामने क्या? ये है यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर आप लोगों ने क्या किया है? यहां पर आप लोगों ने 3 वेव कैथेटर लगाया है। इसके द्वारा इंस्टॉलेशन पोर्ट के द्वारा आप लोगों ने 1 यूनिट या 2 लीटर फ्लूइड को आप कहां डाल रहे हैं? आप कहां डाल रहे हैं बच्चों? आप लोग कहां डाल रहे हैं? याद रखें, आप लोग कहां डाल रहे हैं? आपके यूरिनरी ब्लैडर में। और यही इरिगेट होकर के ये क्या आएगा? बाहर आएगा, और आप इसको बाहर निकाल लोगे। तो ये तो हो गया इंटरनल। इसमें क्या होता है? रिस्क ऑफ इंफेक्शन क्या होता है? कम होता है। एक्सटर्नल ओपन के अंदर आप एसेप्टो सिरिंज यूज कर सकते हैं। अभी एसेप्टो सिरिंज क्या होती है? ये चित्र ये रहा आप लोग के सामने, एसेप्टो सिरिंज। इसको आप भरते हो और फिर उसके बाद में आप इंस्टॉलेशन पोर्ट पे लगाते हो, फ्लूइड अंदर जाता है एक साथ, और ये फिर इरिगेट होकर के बाहर आता है।
ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसके अंदर ज्यादा रहता है, इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहता है, जैसे मैंने बताया। तो इसका मतलब ये असेप्टो सिरिंज है, ये क्या क्या काम कर सकती है, ये आप लोग के सामने इरिगेशन के लिए काम में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बॉडी कैविटीज जितनी भी होती है, जैसे ईयर हुआ, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हुआ, सर्जिकल साइट हुई, वुंड हुआ, उनको इरिगेट करने के काम आएगी। इरिगेशन बोले तो वुंड के इरिगेशन के लिए, सर्जिकल साइट के इरिगेशन के लिए, बॉडी कैविटीज के लिए, जैसे ईयर हुआ, ब्लैडर हुआ, इनको इरिगेट करने के काम आएगी। समझ रहे हैं? कभी कभी ये जेंटल सक्शनिंग के भी काम आ जाती है, जैसे कि हम बोले क्लियर द माउथ, माउथ को क्लियर करने के लिए भी आप लोग इसको यूज में ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आप लोग के सामने असेप्टो सिरिंज, ऑप्शन बी गोज टू द करेक्ट आंसर बच्चों। ये जो सिरिंज है वो कौन सी सिरिंज है? असेप्टो सिरिंज है, याद रखना। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग ईसीजी ग्राफ डिनोट्स इन द इमेज। आपके सामने इमेज है, देख करके बताएं कौन सा आपके सामने वर्कआउट रहेगा। आप लोगों ने देखा ईसीजी इमेज के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन को, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया को, वेंट्रिकल फिब्रिलेशंस को या फिर एट्रियल टैकीकार्डिया को इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो कंडीशंस है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया को इंडिकेट कर रही है बच्चों। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अर्ली मेकअप पूरा क्लियर कट सीन नहीं हो रहा है बच्चों, याद रख लेना। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया 3 और मोर कंसेक्यूटिव वेंट्रिकल बीट्स आप लोग को देखने को मिल रही है 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर, मतलब एवरेज 150 से 250 बीट्स पर मिनट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन द इमेज। जो इमेज में आप लोग के सामने इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, कृपया करके उसको देख करके बताएं ये कौन सा इमेज है भाई। बहुत बढ़िया। जो आपके सामने इमेज दिखाई गई है, सभी बच्चों ने अपना बेस्ट टू करेक्ट आंसर दिया है। दैट इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यू डिनोट इन द इमेज थायराइडेक्टोमी, एड्रिनेक्टोमी, लैरिंजेक्टोमी। लैरिंजेक्टोमी तो करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, थायराइडेक्टोमी के टाइम पे आप लोग इसको यूज में लेंगे बच्चों, याद रखना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और इसका नाम है आपके सामने जॉल थायराइड रिट्रैक्टर। एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है नेक सर्जरी के लिए, याद रखें बच्चों। दोबारा बोल देता हूं, मोस्टली यूज आएगा थायराइडेक्टोमी में जॉल थायराइड रिट्रैक्टर। नेक सर्जरीज में यूज में आने वाली डिवाइस है बच्चों, अच्छी तरीके से याद रखें। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट्स इन द फॉलोइंग इमेज। इमेज को देख करके आंसर दें बच्चों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा।
ये जो आप लोग के सामने इमेज दिखाई गई है, ये आपके सामने स्कैल्पल हैंडल्स है बच्चों, समझ रहे हैं, स्कैल्पल हैंडल्स है बच्चों ये आप लोग के सामने, और इस पर आप लोग के क्या लगते हैं, सर्जिकल ब्लेड सप्लाई होते हैं। और बेसिकली बच्चों ये जो आपके सामने नंबर 3 और नंबर 7 का है बच्चों, याद रख लेना। स्कैल्पल हैंडल है जी, कितने का है, नंबर 3 और नंबर 7 के स्कैल्पल हैंडल है, और इसके ऊपर सर्जिकल ब्लेड अप्लाई होती है बच्चों, याद रखें, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग को बिल्कुल याद रखनी है, कंफर्म याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग के सामने ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे। आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, स्पंज होल्डर, ओवम होल्डर, बैग कॉब फोर्सेप्स और निडल फॉर। ये देखो आप लोग के सामने टिप ऑफ एंड पर ये क्या है, इसके ओपनिंग अवेलेबल है। अब सोच समझ करके आंसर देना, चित्र के अंदर दिख नहीं रहा हूं, मैंने बता दिया है। रिंग फोर्सेप्स अवेलेबल है, क्या बोलेंगे इसे, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एंड पर बच्चों आपके सामने क्या है, ये आप टिप ऑफ एंड पर अगर अपन बोले तो रिंग फोर्सेप्स अवेलेबल है, इसको बोलेंगे स्पंज होल्डर। क्या बोलेंगे अपन इसे स्पंज होल्डर बोलेंगे बच्चों, याद रखें। स्पंज होल्डर्स स्पेशली फेनेस्ट्रेटेड रिंग पाई जाती है, इसके लिए इसको अपन स्पंज होल्डर्स के रूप में यूज करते हैं, और ये स्पंज को, स्वैप को होल्ड करने के, फोल्ड करने के काम आता है बच्चों, याद रखना। प्री ऑपरेटिवली प्रैप द स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को, या इंट्रा ऑपरेटिव अगर आप स्वैब और ब्लड क्लॉट को क्लीन कर रहे हो तो वहां पर सर्जिकल साइड पे आप इसको यूज में लेते हैं बच्चों, याद रखें, ठीक है। ये ओवम फोर्सेप्स नहीं है, याद रखें, ओवम फोर्सेप्स स्पून शेप्ड का होता है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग सिंबल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स, फॉलोइंग सिंबल्स को आइडेंटिफाई करें। फटाफट से आंसर देंगे बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स, रेडिएशन, बायोहजार्ड, साइटोटॉक्सिक एंड द रेडियन मटेरियल। क्या करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दैट इज द रेडिएशन, दैट इज द रेडिएशन सिंबल है बच्चों। ये क्या है? रेडिएशन का सिंबल है बच्चों, याद रखना। आयोनाइजिंग रेडिएशन का सिंबल आप लोगों के सामने दिखाया गया है। इनमें 3 ब्लेड सिम्टम्स होते हैं, 3 ब्लेड है बच्चों, याद रखना। ये 3 ब्लेड सिम्टम्स होते हैं और येलो बैकग्राउंड होता है। येलो बैकग्राउंड, थोड़ा सा वर्क पे भी देखें, येलो बैकग्राउंड रहेगा, संग में 3 ब्लेड रहेंगी। राइट, 3 ब्लेड रहेंगी, येलो बैकग्राउंड रहेगा बच्चों, याद रखना। येलो आप लोग के सामने ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। विच टाइप ऑफ द बैंडेज यूज इन द इंजरी ऑफ नी जॉइंट? ज्वाइंट के ऊपर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज्वाइंट के ऊपर आप लोग कौन सी अप्लाई करोगे? एक होती है सिंपल स्पाइरल, एक होती है रिवर्स स्पाइरल।
एक होती है फिगर ऑफ 8। ज्वाइंटों पर हमेशा याद रखो बच्चों कौन सी फिगर ऑफ 8 अप्लाई की जाएगी। ऑप्शन सी गोज टू द करेक्ट आंसर। आप बताओ सिंपल स्पाइरल और रिवर्स स्पाइरल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कितनी नॉलेज है, कहां पर अप्लाई करते हैं, क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, कौन से लिम्ब पे अप्लाई करते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो जान लीजिएगा, पेपर में जरूर आता है, एग्जामिनर जरूर पूछता है इनके ऊपर। करेक्ट आंसर दे दीजिए फटाफट से बच्चों। बिल्कुल, आप लोगों को डेफिनेटली यहां पर याद रखना है सिंपल स्पाइरल में जहां पर यूनिफॉर्म थिकनेस पाई जाती है, यूनिफॉर्म थिकनेस, ये एरिया जब तक जिम विम नहीं करते जब तक यूनिफॉर्म थिकनेस के अंतर्गत आता है। जहां पर थिकनेस वेरिएशन में पाया जाता है, थिकनेस वेरिएशन में पाया जाता है। देखो भाई, ये क्या हो गया थाई, ये क्या हो गया नी, ये क्या हो गया लेग, ये हो गया फुट। ये क्या है वेरियस थिकनेस में। वेरियस थिकनेस वाले एरिया पे कौन सी अप्लाई करोगे, रिवर्स स्पाइरल। कहां से कहां करोगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना नीचे से ऊपर। कहां से, नीचे से ऊपर। बोले तो लेग से लेकर के और थाई की तरफ, समझ रहे हैं। बोले तो आपके सामने और एंकल से लेकर के और नी की तरफ, एंकल से और नी की तरफ याद रखना। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखने वेरी वेरी मोस्ट है आप लोग के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना नो इफ नो बट, ये आप लोग को याद ही रखने हैं, यहां पर कोई भी दोहराया नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्म थिकनेस की बात करें तो ये एक जैसी जहां पर थिकनेस होती है वहां पर अप्लाई होता है। और इसमें और याद रखें एक बार के लिए, ये 180 डिग्री पे फोल्ड रोटेट करता है। आपने जैसे ही बैंडेज अप्लाई करोगे इसको 180 डिग्री पे घुमाओगे। 180 डिग्री दो जगह पे याद रखना, एक तो ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ गुडाइल्स एयरवे और एक रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। इसके अंदर भी आप बैंडेज को 180 डिग्री पे घुमाओगे। उसके अंदर आप लोग जब एयरवे को एडमिट करते हो रूफ ऑफ द टंग पे बच्चों आप लोग को उसको 180 डिग्री पे घुमा के प्लेस करना है। ये दोनों आप लोग याद रखें। स्पाइनल बैंडेज और यूनिफॉर्म थिकनेस पर अप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर गोज टू सी। सर्कुलर बैंडेज कहां पर अप्लाई होती है, याद रखना जहां पर ब्लीडिंग होती है। आशिक बनाया आपने, आज पहले ये काट दिया तो यहां से ब्लड आ रहा है, तो वहां पर प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या करोगे, एक ही जगह पर ड्रेसिंग को अप्लाई कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर बैंडेज, प्रेशर बैंडेज। तो आप लोग को याद रखना है ब्लीडिंग साइड पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप सर्कुलर बैंडेज अप्लाई करते हैं। रिवर्स बता दिया, फिगर बता दिया, सर्कुलर बता दिया, स्पाइरल बता दिया। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग याद रखें। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसएमिक एसिड ड्रग एडमिनिस्टर करने का प्रिफर्ड रूट पूछ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर देंगे। TX से आपको एडमिट करने के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज हो, ट्रॉमा हो, सर्जरी हो, यहां पर अगर आप लोग को ट्रांसएमिक एसिड अगर एडमिट करना हो तो प्रिफर्ड रूट साइट क्या रहेगी, करेक्ट आंसर दें बच्चों। अरे भैया ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है तो आप आईवी तो यूज करोगे, कहां से आईडी करोगे, ये तो कंफ्यूज कर रहा है आप लोग को। करेक्ट आंसर आईवी रहेगा बच्चों, याद रखना। करेक्ट आंसर आप लोग का आईवी रहेगा। इमरजेंसी में अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आईवी ही रहता है। एम आई क्लियर? ऑप्शन बी गोज टू द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a part of the fallopian tube?
करेक्ट आंसर दे दो बच्चों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? स्टिमस होता है, इन्फंडिबलम होता है और एम्पुला होता है। हाइलम नहीं होता है। ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए को हम लोग करेक्ट आंसर बोल देंगे बच्चों, समझ रहे? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें आप लोगों से, इन्फंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, स्टमक होता है, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, लेकिन आपके सामने हाइलम पार्ट नहीं होता है। हाइलम आप लोग का कहां पर पाया जाता है? लंग्स में पाया जाता है, रीनल में पाया जाता है, इनमें हाइलम पाया जाता है। ओपनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। ये जो आपके सामने ओपनिंग पार्ट है, दिस वी आर कॉल्ड रीनल हाइलम। समझ रहे हैं बच्चों? याद रखें। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। फटाफट से आंसर देना है आप लोग को और करेक्ट आंसर देना है बच्चों। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? लिया भाई। आफ्टर थायराइडेक्टोमी द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वर्सनेस ऑफ वॉइस। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। एक तो आप लोग के सामने क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूअस स्वेलोइंग कंडीशन आ रही है, वो एक्टिव ब्लीडिंग को इंडिकेट करेगा। हर एग्जाम में पूछ जाता है। और ये वर्सनेस ऑफ वॉइस अगर आ रही है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? याद रखना, ये इंडिकेट करेगा डैमेज ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को। ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? ऑप्शन सी गोज टू द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? अपना ऑप्शन सी गोज टू द करेक्ट आंसर। नो डाउट यहां पर ऑप्शन सी को सही माना जाएगा। एक बार में आंसर आना चाहिए बच्चों। एंटीरियर एंड इंफीरियर कोई स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म ही नहीं होती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? आंवला। हर बार पूछा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो वेल नन सोर्सेज होते हैं, वेल नन सोर्सेज हैं बच्चों आप लोग के सामने विटामिन सी को लेकर के। लेकिन तब भी जंगल का राजा तो बब्बर शेर ही होता है, चाहे तो कितने भी चीते हो और बाघ हो, राजा तो एक ही रहेगा। वो क्या है? इंडियन गूसबेरी। इसे आंवला बोलते हैं बच्चों, याद रखना। समझ रहे हैं? बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ द पोटेशियम। इस वाली बात को भी याद रखें। आवर करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीए को लेकर के पूछ रहा है। आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, आंसर देना है। आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए,
A patient is brought to the emergency department following massive blood transfusion. Which electrolyte is basically most commonly occur? भाई मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से क्या देखने को मिलेगा? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अर्थ पहले आप लोग को याद रखना है, मोर देन 4 यूनिट पर आवर, मोर देन 10 यूनिट्स per 24 hour and more than 50% blood replace in 24 hour. इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इसको मैं बोलूंगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलूंगा मैं इसे मैं बोलूंगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब आप कंटिन्यूअसली ब्लड चढ़ा रहे हो तो आप इसको क्या डिनोट बोलोगे? इसको आप बोलोगे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक बात याद रखें, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड वार्मर यूज करना चाहिए, ब्लड वार्मर यूज करना चाहिए, याद रखना, टू प्रिवेंट द डिसअरिथमिया। क्वेश्चन इनमें से नहीं है, अभी तक मैं क्वेश्चन पर नहीं आया हूं, इस वाली बात को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोल रहा है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर रहेगा हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड। आप लोगों का जोश इसी प्रकार से बनाए रखिएगा, क्लासेस बहुत यूजफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, याद रखें। ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया भाई। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लीजिए भाई, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक इज रिसीविंग नॉर्मल सलाइन, व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सोडियम इन द नॉर्मल सलाइन? नॉर्मल सलाइन NS बोला जाता है, इसका मतलब हमेशा याद रखना 0.9% NS होता है और इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। हमेशा याद रखें इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड सेम कंसंट्रेशन में पाया जाता है, इसका मतलब 154 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर क्या रहेगा? सोडियम। 154 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर क्या रहेगा? क्लोराइड। क्वेश्चन में पूछा है सोडियम कितना रहेगा? ऑप्शन ए गोज टू द करेक्ट आंसर। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 5% NS में क्लोराइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ तरीके से आंसर आना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, डरने का नहीं, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस बोले तो शैलेंद्र सर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर करनी है तो जुड़ जाएं पूरे विश्वास के संग में, क्योंकि मैं अब आप लोग के सामने, याद रखना बच्चों, मैं आप लोग के सामने नॉर्सेट 11 का टारगेट बैच लेकर के आ रहा हूं विद प्योर अपडेटेड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अपडेट करता हुआ लेकर के आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए न्यू लेटेस्ट थ्योरी वर्जन के संग में। और एक और है मेरा विजन के पूरे भारत देश में जाना जाए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो वो जाना जाए शैलेंद्र सर के द्वारा और वो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा। तो जुड़ जाइएगा नॉर्सेट 11 के टारगेट बैच में, क्योंकि यहां पर मैं सुपड़ा साफ करूंगा आप लोग के साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है 5% नॉर्मल सलाइन के अंदर क्लोराइड की वैल्यूएशन कितनी होगी? कमेंट सेक्शन रुकने नहीं चाहिए भाई, याद रखना। फटाफट से आंसर दे दो भाई। बेटा आप लोगों से कुछ भी पूछे, 3% NS पूछे, आंसर दो भाई। कई बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, कई बच्चे कंफ्यूज हैं, सोच समझ के आंसर दें। अरे भाई सीधी सी बात है आप लोग के सामने, 5% और 3% को अगर आप लोग को निकालना है, स्किप करने वाले बच्चों को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, हमेशा याद रखना, स्किप करने वाले बच्चों को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। देखो बच्चों, मैंने 0.9% NS का ऑस्मोलैरिटी लिखा 308। 308 अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं 154 नहीं निकाल पाता। तो सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी पता होनी चाहिए, ये तो कॉमन है, 0.9% सबको पता है 308, इसलिए मैंने कर दिया। जब तक आप लोगों को 5% NS की और 3% NS की ऑस्मोलैरिटी पता नहीं होगी, जब तक आप नहीं कर पाओगे।
देखो 3% कैसा लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है इसको, और आप क्या करो इसको और आप लोग जूम करो 3010 और जूम करो 1030। ये ट्रिक है बच्चों, याद रखना, ये ट्रिक है। तो 3% NS की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई? 1030। कितनी हो गई? 1030। आधा कर दो सोडियम और क्लोराइड को। 1030 में 2 का भाग दोगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो बोले तो 515 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, 515 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। मतलब आप लोगों को ओवरऑल इनकी ऑस्मोलैरिटी याद रखनी है। 5% NS की होती है 1710, जैसा कि लगभग सही बच्चे दे रहे हैं। अब 1710 में सोडियम और क्लोराइड पूछा है, आंसर भी मिल जाएगा। 1710 में भाग दे दो 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर निकल करके आता है कि 5% NS में क्लोराइड 855, सोडियम 855, 3% NS में सोडियम 515, क्लोराइड 515, 0.9% NS में सोडियम 154 और आपके सामने क्लोराइड भी 154। तो सोडियम क्लोराइड आर इन सेम अमाउंट। नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें आप लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लो भाई। क्षमा करें, खांसी एक साथ बढ़ने लग गई है। A patient unconscious and the nurse need to collect a sterile urine sample for culture from a urinary catheter. What is the correct technique? हमेशा याद रखना, आप लोग जो कैथेटर लेते हो वो कहां से लेते हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये लो भाई, आप लोगों ने कैथेटर लगा दिया। क्षमा करें बेटा, इसको बोलते हैं कलर कोड पोर्ट। कैथेटर पोर्ट, और इसे बोलते हैं कलर कोड पोर्ट। आप लोग जो सैंपल लेते हो हमेशा याद रखना कहां से, कैथेटर पोर्ट पे लोगे। कहां से लोगे? कैथेटर पोर्ट पे लोगे, क्योंकि यहां पे निडल एस्पिरेशन के द्वारा सबसे पहले आप लोग ड्रेनेज बैग को क्लैंप करोगे 20 मिनट सैंपल लेने से 20 मिनट पहले आप लोग को क्लैंप करना है ट्यूब को, ताकि आपका जो यूरिन है वो कहां इकट्ठा हो जाए, वो आपके यहां पर इकट्ठे हो जाए। यहां पर आप लोग निडल के द्वारा एस्पिरेट करोगे। यहाँ की इलास्टिक कितनी बढ़िया होती है, यहां से यूरिन लीक नहीं होता है। तो निडल एस्पिरेशन के द्वारा आप लोगों को कैथेटर पोर्ट से, जैसे कैथेटर पोर्ट से सैंपल लेना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ये सिस्टम होता है यूरिनरी, ये क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में काउंटेबल होता है। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम मतलब इसको कहीं पर भी ओपन नहीं करना है। ओपन करें तुरंत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री हो जाएगा, सिस्टाइटिस हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। टेक स्टाइल सिरिंज एंड टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग, नेवर एवर डिस्कनेक्ट द ट्यूब, कभी नहीं करना है। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जैसा कि सभी आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन डी गोज टू द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आप लोग के सामने जरूरी सूचनाओं को लेकर के। तो जरूरी सूचनाओं में सबसे पहली जरूरी सूचना है कि भैया पढ़े हो किसके चक्कर में, यहाँ पर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस लेकर के आ रहा है आप लोग के सामने होली हंगामा। और होली हंगामा में आप लोग को याद रखना है 25 फरवरी से 6 मार्च तक, अगेन रिपीट, 25 फरवरी से लेकर के और 6 मार्च तक चल रहा है होली हंगामा ऑफर। और इसके अंतर्गत आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के किसी भी बैच में अगर आपको एनरोलमेंट करना है, चाहे तो नॉर्थ सेट 11 का हो, चाहे तो नॉर्थ सेट 10 का हो, चाहे तो आरआरबी हो, चाहे तो एसजीपीजीआई हो, कोई भी नर्सिंग क्लासेस में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अब आप लोगों को मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ। संग में सबसे बड़ी बात, प्लस का चिन्ह देखें कि आप लोग को अभी अगर आप लोग इस टाइम पीरियड पे कोई भी बैच लेते हो तो आप लोग को 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलने वाली है। कोर्स की वैधता बढ़ाए जाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोग को मिलेगा।
ठीक है। रंगोली बैच आप लोग को फ्री मिल रहा है, 500 क्वेश्चन डीपीपी आप लोग को बिहार स्टाफ नर्स के विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बुकलेट पीडीएफ मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोग के सामने नॉर्सेट 11 का टारगेट बैच आप लोग के सामने अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आप लोग को 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस मिलेंगी रियल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, और अभी आपके सामने प्राइस अवेलेबल है बच्चों, आप लोग आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करें आप लोग के सामने नॉर्सेट 10 का एमसीक्यू बैच है, नॉर्सेट 10 का 100 डेज टारगेट बैच अवेलेबल है, आरआरबी का तेजस 3.0 बैच अवेलेबल है बच्चों। आप लोग राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ और स्टेट एनएचएम सीएचओ के बैचेस अवेलेबल है, राजस्थान स्टाफ नर्स, यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स के बैचेस अवेलेबल है। आप लोग के सामने आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर SSSC स्टाफ नर्स 2026 बैचेस अवेलेबल है, बीएसएफ स्टाफ नर्स के बैचेस अवेलेबल है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, OSSC एंड डीएसएसबी स्टाफ नर्स के बैचेस अवेलेबल है। तो आप लोगों से विदा का टाइम, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। क्लासेस कैसी लगी बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा, वेट फॉर योर कमेंट बच्चों।